हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी देख रहे थे डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो रिसर्च की मेथड थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था हिस्टोरिकल मेथड, सेकेंड हमने देखा था डिस्क्रिप्टिव मेथड, और डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम उसके टाइप्स देख रहे हैं। और इसका जो सेकंड टाइप्स है अंतर संबंधों का अध्ययन। तो यहाँ इंटर रिलेशनशिप स्टडी, तो अंतर संबंधों के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता क्या करता है, जो वर्तमान स्थिति के जो सर्वेक्षण करने के साथ साथ उन तत्वों को खोजने का प्रयास भी करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में सूझ प्रदान करे। मतलब ये वर्तमान स्थिति का तो सर्वेक्षण करता है, साथ ही साथ ऐसे तत्व को भी सर्च करता है, उनके बारे में भी पता करता है जो कि वो घटना के संबंध में, कि वो घटना क्यों हुई है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इस प्रकार ये मतलब वर्तमान स्थिति प्लस जो घटना के तत्व थे उनके बीच में एक हमें इंटर रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि ऐसी घटना क्यों हुई थी। अंतर संबंध जो सॉरी, आज मेरा गला खराब है, इस वजह से मैं प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ। तो अंतर संबंधों का जो अध्ययन है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यक्ति अध्ययन, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन और सहसंबंधात्मक अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन मतलब केस स्टडी। तो यहाँ पे जो केस स्टडी के माध्यम से हम यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप के बारे में पता कर रहे हैं। तो केस स्टडी में क्या होगा, किसी विशेष जो सोशल इकाई है ना, मतलब विशेष व्यक्ति वगैरह, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, मतलब कोई विशेष ग्रुप जो है उसके बारे में गहन विश्लेषण किया जाएगा। और इसमें उस इकाई से संबंधित जो भी पास्ट में हुआ है ना, भूतकालीन जो भी स्थिति है और जो वर्तमान जानकारी उनको एकत्रित की जाती है, ताकि क्या होगा कि जो समस्या है उसका निदान किया जा सके और सुधार के लिए इसमें कि क्या सुधार होना चाहिए उसके बारे में सुझाव दिए जा सकेंगे। मतलब एक कोई परिस्थिति, मतलब एक जैसे कोई ग्रुप लिया, व्यक्ति को लिया, परिवार को लिया या किसी समूह को लिया, ठीक है, संस्था या समुदाय, ऐसा कोई सा भी एक विशेष ग्रुप ले लिया, उसका विश्लेषण किया हमने, उसमें उसकी पास्ट जो हुआ है उसके बारे में, जो वर्तमान में चल रहा है वो उसकी जानकारी को एकत्रित किया जाता है, उससे संबंधित जो भी समस्या उसका निदान किया जाता है और सुधार के लिए क्या आवश्यक कदम है उसके बारे में सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो अगर किसी स्टूडेंट की जो पढ़ाई है उसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मतलब पुअर, खराब प्रदर्शन चल रहा है ना, तो ये अब एक समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए टीचर क्या करेगा और उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, साथ में बैठकर क्या करेंगे कि उस स्टूडेंट की पूरी पृष्ठभूमि, उसकी परिवार की स्थिति और उसके शैक्षिक रिकॉर्ड की गहनता से जांच की जाएगी। उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से बाहर के आसपास की जो भी जानकारी है उससे संबंधित, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड देखे जाएंगे। ठीक है, और इसके आधार पे क्या होगा कि स्टूडेंट को क्या अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, उसको क्या सलाह, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या ज़रूरत है, उसकी सलाह दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उस स्टूडेंट के बारे में गहन विश्लेषण किया है ना, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश की, उसके पास्ट में उसने क्या किया, अभी उसके वर्तमान में क्या है, उन सब की जानकारी एकत्रित करके उस पर विश्लेषण करके क्या किया गया, उसकी जो समस्या थी कि खराब प्रदर्शन हो रहा है, उस समस्या के समाधान के लिए हमने सॉल्यूशन दिए, मतलब सलाह दी गई है। ठीक है, तो केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन सामाजिक कार्यकर्ता या अनुसंधान करता किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने, उसके उपचार का सुझाव देने की दृष्टि से किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था, समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है। किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाली अतीत की घटनाओं, जो भूतकालिक घटनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, वर्तमान स्थिति व वातावरण के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप, पर्सन या उसके बारे में सारी जानकारी एकत्रित की जाएगी, वो चाहे पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड हो, क्या एक्सपीरियंस है, सारे उसके बारे में इर्द गिर्द सारी जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सामान्य की अपेक्षा असामान्य व्यक्ति अथवा इकाई के अध्ययन पर बल दिया जाता है। पीवी यंग के अनुसार व्यक्ति अध्ययन में किसी सामाजिक इकाई के व्यक्ति जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है, भले ही वो इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो।
है ना, तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। अब व्यक्ति अध्ययन के सोपान क्या है, स्टेप्स क्या होगी। समस्या का चयन, सबसे पहले समस्या का चयन तथा व्याख्या की जाएगी, है ना। तो समस्या पे पहले फोकस किया जाएगा कि क्या समस्या है, ये तय हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि समस्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है अध्ययन का स्वरूप, फिर उसका किस प्रकार की जानकारी एकत्रित करते हैं, उस पर कैसे व्यवस्थित करना है, इसका निर्णय लिया जाता है ना। इकाइयों की संख्या का निर्धारण करना, क्रम का व्यवस्थापन, फिर क्या क्या इसमें मतलब किन व्यक्तियों या इकाइयों का अध्ययन करना है, ये तय किया जाता है। फिर परिणाम जो निर्धारण तत्वों की व्याख्या की जाएगी। अब जो डिसाइड कर लिया कि किन व्यक्तियों के बारे में जानकारी या अध्ययन करना है, तो उससे रिलेटेड तत्वों की व्याख्या की जाएगी। परिणाम विश्लेषण, फिर उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी अध्ययन किया उससे परिणामों को गहन विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद व्याख्या की जाती है और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रकार से केस स्टडी काम करती है। अब जो व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी में जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलता है, तो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन में क्या होगा, आत्मकथाएं देखी जाएगी, डायरी अगर लिखी है, पत्र है उससे रिलेटेड, है ना। फिर स्वीकारोक्तियां है जो भी, संबंधित व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, अध्यापक, उससे जानकारी ली जाएगी। जीवन वृत्त आलेख, यह व्यक्ति के जीवन की उन घटनाओं का आलेख होता है जो उससे सीधे संबंधित होते हैं। राजकीय आलेख है अगर विद्यालय प्रमाण पत्र, पुलिस तथा अन्य रिकॉर्ड, इससे रिलेटेड उसकी सारी जानकारियां एकत्रित की जाएगी। अब है व्यक्ति अध्ययन के उपकरण, तो जो केस स्टडी के टूल्स क्या है, प्रश्नों के द्वारा प्रश्नाविधि, निरीक्षण विधि की जाएगी, साक्षात्कार किए जाएंगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार विधि, मुक्त साहचर्य, व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रपत्र, इसके माध्यम से केस स्टडी की जाती है। इसके गुण क्या है, तो किसी सामाजिक इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है इसमें। अनुसंधान उपकरणों के निर्माण, अध्ययन क्षेत्र समिति सीमित होती है यहाँ पे, ये अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड जो उपकरण का निर्माण है लिमिटेड होगा। इसका आत्मनिष्ठ पक्षों का भी अध्ययन किया जा सकता है। यह अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन करने तथा उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए उपयोगी है। दो व्यक्तियों को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अब केस स्टडी के दोष क्या है, तो एक गहन अध्ययन में समय, धन और श्रम अधिक लगता है इसमें क्योंकि डिटेल में स्टडी हो रही है, इसलिए सब चीज ज्यादा लगेगा। सामान्यकरण परिशुद्ध नहीं होता है ना, जनरलाइज जो होता है वो एकदम सही नहीं होगा। अध्ययन हेतु उपयुक्त प्रतिदर्श नहीं मिलता है, मतलब जो सैंपलिंग है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती हमको, है ना। एकदम उपयुक्त सैंपलिंग जो चाहिए हमें वो नहीं मिलेगा। अध्ययन की पुनरावृत्ति में कठिनाई होती है, वापस से अगर उसका अध्ययन करना है तो यहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं। चलिए, अब इसी का जो इंटर रिलेशनशिप का जो दूसरा इसमें जो टाइप्स है उसमें आता है कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन अथवा कार्योत्तर या घटनात्तर अनुसंधान। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो घटना है मतलब किसी कोई घटना घटित हो गई है तो उस घटना के घटित होने के क्या कारण हो सकता है इस बारे में अध्ययन किया जाता है ना। यहाँ पे मतलब उस घटना के प्रभाव को का अध्ययन करते हैं और उससे उस प्रभाव के बाद पता करते हैं कि उसका कारण क्या था, ये चीज होने का कारण क्या था, उसका खोजने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी गांव में, जैसे हमने अभी जैसे गांव में मिड डे मील का जो योजना लाई गई जिसके कारण क्या हुआ, बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि होने लगी, स्कूल में बच्चे आने लगे इस योजना के कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक घटना घटित हुई कि ये ऐसी योजना आई थी, इसके कारण उपस्थिति में वृद्धि होने लगी। तो यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया जाता है कि इन कारकों के परिणाम को मतलब क्या प्रभावित किया गया, ये जो कारण थे इससे क्या प्रभाव हुआ, इसके आधार पर ये अध्ययन किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पहले से जो घटना घटित हो गई है उसका विश्लेषण किया जाता है और इससे ये पता किया जाता है कि जो घटना घटित हुई थी इसका जो प्रभाव हुआ है वो प्रभाव के आधार पर क्या कारण हुए होंगे ऐसी घटना घटित होने के, इस बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, इसमें जो डिपेंडेंट चर और जो इंडिपेंडेंट चर होते हैं उनके बीच संबंधों का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो कार्यकारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।
यह विधि मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब ये बस इस पे फोकस करता है कि जो घटना हुई थी उसका वो जो हुआ है वो उसका कारण जरूर हुआ होगा, तो उस कारण को जानने की कोशिश की जाती है। यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटित होगी, तथा यदि वह कारण अनुपस्थित है तो वह घटना नहीं होगी घटेगी। इसी धारणा के आधार पर घटित घटना के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विधि से पीछे की ओर चलते हैं और कारणों का ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो होता है प्रभावी, जैसे मिड डे मील के आयोजन के लिए संभावित कारकों को प्रभाव का पता लगाता है ना। तो ये इसका क्या प्रभाव रहा वो पता लगाया और घट है ना। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है जहां पर परीक्षण नहीं हो सकता या नहीं किया जाना चाहिए। जैसे किशोरों में अपराध वृद्धि का अध्ययन, मोटर दुर्घटना का अध्ययन। तो ऐसे यहाँ पे ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, यहाँ पर वो डायरेक्ट ये दिखा, क्योंकि ऐसा अगर अपराध वृद्धि क्यों हो रही है तो यहाँ ये जो घटना हो रही है उसका अध्ययन किया जा रहा है ना। यहाँ हम कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख रहे। यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटित होगी, और यदि वह कारण अनुपस्थित है तो वह घटना नहीं घटेगी। इसी धारणा के आधार पर घटित घटना के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विधि की ओर चलते हैं और कारणों को ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधान करता, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? यह एक अप्रायोगिक अनुसंधान है। यहाँ पर जो आश्रित चर और स्वतंत्र चर है उन पर के संबंध का विश्लेषण किया जाता है ना। आश्रित चर से अनुसंधान जो है आश्रित चर से प्रारंभ होता है और स्वतंत्र चर पर समाप्त हो जाता है। और यादृच्छिकरण जो है, जो रैंडमली हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं उसका अभाव पाया जाता है। यहाँ रैंडमली कुछ नहीं होता है। यह अध्ययन निरीक्षण की आगम पद्धति पर आधारित है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता आश्रित तथा स्वतंत्र चरों के मध्य संबंधों का अनुमान करता है। अब इसका जो तीसरा जो टाइप्स था, कोरिलेशन स्टडी, संबंधात्मक अध्ययन। तो यहाँ क्या होता है, दो या अधिक जो वेरिएबल्स, जो चर है, उनके बीच के संबंधों का पता लगाया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जब एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब एक में अगर चेंजेस हो रहा है तो दूसरे पे अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो इसके बारे में यहाँ पे विश्लेषण किया जाता है ना। तो जैसे अगर कोई शोधकर्ता किसी शारीरिक और मानसिक विकास के संबंध को समझना चाहता है तो वो क्या करेगा, सहसंबंधात्मक जो अध्ययन है उसका प्रयोग करेगा। वो क्या देखेगा कि किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है तो क्या उसका मानसिक विकास भी उसी के अनुसार हो रहा है या नहीं, ये इस बारे में वो विश्लेषण करेगा। ठीक है। तो यहाँ दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध के अध्ययन से संबंधित है। कार्य कारण संबंध को समझने की दृष्टि से भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि अनुसंधानकर्ता शारीरिक और मानसिक विकास के संबंध का अध्ययन करना चाहता है तो वह सहसंबंध अनुसंधान का प्रयोग करेगा। वॉन डेलेन ने कहा है, सहसंबंध विधि का प्रयोग दो चरों के संबंध में की सीमा निश्चित करने के लिए करते हैं। सहसंबंध मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। तो पॉजिटिव, जब एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी वृद्धि होती है तो वो पॉजिटिव होता है। यदि एक स्टूडेंट के पढ़ाई के घंटे बढ़ते हैं और उसका परीक्षा परिणाम भी सुधर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर में घटाव होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। यदि जैसे किसी व्यक्ति में तनाव का स्तर बढ़ रहा है तो उसकी नींद की गुणवत्ता जो है वो घटती जा रही है, तो यहाँ वो बढ़ रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और नींद कम हो रही है, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध है। मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे कैसे पड़ रहा है ना, यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे चर पर। और जीरो में क्या होगा कि जब एक चर के घटने या बढ़ने पर दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो जीरो कोरिलेशन होता है ना। तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र का उसकी शैक्षणिक रुचि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये शून्य है। अगर किसी को पेंटिंग में रुचि है ना, वो कितना भी बड़ा हो पर उसकी रुचि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो उसको पसंद है ना, तो यहाँ पे जीरो कोरिलेशन होगा। तो जब एक चर के धनात्मक पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, फिर उसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन और फिर है जीरो कोरिलेशन।
सहसंबंध की मात्रा यूनिट ऑफ कोरिलेशन, तो सहसंबंध का मान डिग्री 1 के मध्य ही होता है। शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिस्थितियों में इसका मान पूर्ण धनात्मक +1 या पूर्ण ऋणात्मक -1 सहसंबंध प्राप्त नहीं होता है। अब इसके उपयोग क्या है? तो सहसंबंध विधि का उपयोग, तो अनुसंधान हेतु उपकरणों को तैयार करना और एवं इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता को ज्ञात करना होता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह शैक्षणिक सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए होता है। शिक्षक की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए होता है। अनुसंधान में विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष निकालने के लिए होता है। शैक्षिक नियोजन के लिए, जनसंख्या के संबंध में भविष्यवाणी करने के लिए, और दो चरों के में संबंध अथवा भिन्नता और साथ ही उनकी सीमा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।